Hello, welcome to the Quality Education. This is the second video of poetry section for class 12th. In the very first video, I have explained about the poem My Mother at 66. In this video, I will explain about the questions and answer of this poem. Let's have a look at some questions and their answer. पहले वाले वीडियो में हमने पोइम की एक्सप्लेनेशन की थी और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चंस, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में जो भी पोइम होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन न आके उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उनके आंसर देने होते हैं। जो क्वेश्चन हैं वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं, एक तो स्टेंजा दे के फिर उसके आंसर जो क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं, हमें आंसर देने पड़ते हैं। और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक होती है उसके आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे हर एक जो पोएम होते हैं या फिर जो भी लेसन होता है उसके 5, 6, 10, 15 क्वेश्चन जो भी, उनमें से कोई भी, ठीक है। इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की अगर आपको जो बात बताई जाए वो आपसे मिस ना हो। उसके बाद कपल्स ऑफ नोटिफिकेशंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने सभी क्लासों के लिए वर्ब, नाउन, टेंस और जो भी अल्फ़ाबेट नॉलेज है वो और साइलेंट वर्ड्स, इन सब के बारे में पढ़ाया है। क्लास 12 के लिए एडवर्टाइजमेंट सेक्शन कंप्लीट किया है। ये जो चीज़ें हैं कि आप क्लास 12th में हो, 10th में हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप देख रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई टॉपिक नहीं लग रहा तो वो आप पढ़े ना। यानी जो मैंने वर्ब पढ़ाई एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको वर्ब पढ़ाई है, नाउन पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में वो लगते नहीं है। हाँ लगते ऐसे, मतलब उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन वो आपके यूज़ तो होने हैं। उनमें से उनको पढ़ने के बाद भी तो आप जो भी मतलब बुक पढ़ पा रहे हो, जो भी लेसन करोगे या फिर लेसन के जो भी क्वेश्चन आंसर करोगे, या फिर आपके जो भी मान लीजिए स्पीच लगता है, 7 नंबर का टॉपिक आपका स्पीच, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद आपकी रिपोर्ट, लेटर, जो भी 7-7 नंबर के टोटल 40 जो नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन लगता है, ग्रामर नहीं लगती 12th में। और उसके बाद 10th में जो भी कुछ एक कॉमन मतलब टॉपिक है, जैसे वॉइस है, नरेशन है, टेंस है, इन सब में वर्ब, नाउन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पे भी यूज हो सकती है। तो नाउन का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके लिए अभी ये मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी स्कूल रीओपन होने में टाइम है। जो भी 12th तक के बच्चे हैं उन सब के लिए, या फिर जो भी कॉलेज में जो हैं उन सब के लिए, कंपटीशन वालों के तो मतलब ऐसा है कि चॉइस वाइज से चलता रहता है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो 12th स्टैंडर्ड तक के या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मौका है अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश ही सीखो, कुछ भी जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो अपनी एक नोटबुक डालो, जिसमें आप हर एक चीज़ जो भी देखो, कहीं से भी देखो, किसी बुक से देखो, वो आप नोट डाउन करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और उसके बाद जो भी आपकी मतलब इंग्लिश की क्लास है या फिर जैसे वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, टेंस है, इन सब को आपके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है अभी आपके पास, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद आप पे सिलेबस कवर करने का दबाव रहता है, जो प्रेशर रहता है कि हाँ ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, स्कूल के टेस्ट है जो भी है, उस प्रक्रिया में आपके लिए मतलब टाइम नहीं मिलता कि आप इन सब चीज़ों को, या फिर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। वो चीज़ें आप पूरी पढ़ पाते, वो भी आपसे कंप्लीट नहीं होती। और अभी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए आपके पास खूब टाइम है कि 1 महीना 1.5 महीना जो भी आपके पास टाइम है, तब तक स्कूल रीओपन नहीं होते जब तक। तो आप इस मौके को गंवाना नहीं, अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर करना, शॉर्ट नोट्स बनाने की ही कोशिश करना। जैसे किसी चीज़ का आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, जैसे आप किसी राजा के बारे में, किसी किंग के बारे में पढ़ रहे हो, मान लीजिए सबसे पहले राजा का नाम लिखा है कि मान लीजिए आप संग्राम राजा के बारे में पढ़ रहे हो, तो संग्राम सिंह किसी का नाम मान लीजिए राजा का, तो उसका सबसे पहले जन्म पढ़ोगे तो साइड में छोटा सा शॉर्ट्स में जन्म लिखे कि हाँ भाई 503 ईस्वी में ईसा पुरुष का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। फिर उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट कि हाँ इसने ये, मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताऊँ कि चौसा का युद्ध इसने नहीं लड़ा, चौसा युद्ध, इसकी मृत्यु, या फिर इसकी जो भी अचीवमेंट इन्होंने जो निर्माण करवाए थे वो, ये शॉर्ट्स में लिखते जाओ। अब जब भी इस बुक को आप ओपन करके देखोगे, जब भी आप इसको खोलोगे और अब इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो आपने जहाँ से डिटेल्स में जो चीज़ें पढ़ी थी वो चीज़ें अब आपकी आंखों के सामने आएगी। अब जब आपके दिमाग पर जोर डालोगे कि हाँ ये चीज़ मैंने ये लिखी, तो ये किस पर्पज़ से लिखी थी, ये शॉर्ट चीज़ मैंने किस पर्पज़ से लिखी थी, तो आप इस शॉर्ट चीज़ पे आप जोर डालोगे तो वो चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर होती जाएगी। तो ये शॉर्ट्स नोट्स बनाने के फ़ायदे हैं, और ऐसे स्मार्ट स्टडी से ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस मौके को गंवाना नहीं है, करने का पर्पज़ यही था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इन एक्सप्लेनेशंस को, क्वेश्चंस की वो देखते हैं।
सबसे पहले जो स्टेंजा आपको दिया गया है वो मैं पहले करवा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में, फिर भी देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doze open mouth, her face as like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon। यानी कि जो पिछले जो शुक्रवार की सुबह है, मैं उस अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तब मैंने मेरे माता की तरफ से देखा। जब मैंने देखा कि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज यानी नींद में है, उनका मुंह खुला हुआ है, हर पैच एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसका चेहरा इस प्रकार पड़ गया जैसे कोई लाश हो, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और इसके बाद मैंने एक कष्ट दुख के साथ महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, कि जो कवित्री है वो कहाँ से ड्राइविंग कर रही थी, तो अपने पेरेंट्स के घर से, कहाँ, कोचिन की तरफ। और उसके बाद हु वाज सिटिंग beside her, कि उसके बगल में कौन बैठा हुआ था, उसकी माता बैठी हुई थी उसके बगल में। तो उनकी आंसर हैं एकदम अच्छे से, इसमें आपको नोटबुक में इनको लिखना है। द पोइट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, की कवित्री अपने माता पिता के घर से जा रही थी टू द कोचिन एयरपोर्ट, की कोचिन एयरपोर्ट पे हर मदर वाज सिटिंग beside her, उसकी माता उसके बगल में बैठी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, की अपनी माता के बारे में उसको क्या ख्याल है, क्या ध्यान दिया उसने, नोटिस क्या किया। सी नोटिस दैट हर मदर वाज डजिंग विथ हर माउथ ओपन, कि उसने उसकी माता की तरफ जब ध्यान दिया तो नींद में थी और उसका मुंह क्या हुआ था, खुला हुआ था। तीसरा क्वेश्चन वाई वाज हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कि उसकी माता का जो चेहरा है, वो फेस है, वो एक लाश के समान कैसे दिखाई दे रहा था। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, सीधा भी पूछा जा सकता है आपसे। हर मदर फेस लुक पेल फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज सी हैड ग्रोवन ओल्ड, यानी हर मदर फेस लुक पेल, कि उसकी माता का चेहरा पीला इसलिए दिखाई दे रहा था, या फिर उसकी माता का चेहरा पीला दिखाई दे रहा था, फेड फीका पड़ चुका था, एंड लाइफलेस निष्क्रिय हो गया था, लाइक ए डेड बॉडी एक मृत शरीर के समान, बिकॉज सी हैड ग्रोन ओल्ड, कारण ये था क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। जैसे ही बूढ़ा हो जाते तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, चेहरा थोड़ा फीका और पीला पड़ जाता है, एकदम मृत शरीर के समान ये शरीर हो जाते हैं, इसलिए उसकी तुलना है वो डेड बॉडी के समान की गई है। अब आगे क्वेश्चन है चौथा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, पैसेज मतलब स्टेंजा से आपको ये क्वेश्चन देखना है जिसमें से इसका मतलब समान है, सिमिलर है आपके स्टेंजा में दिए हुए क्वेश्चन। स्लीप लाइटली, डेड बॉडी, फेल्ट, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। जिसमें से स्लीप लाइटली मतलब एकदम हल्के में सोना, तो उनमें से आपको मतलब देखते ही आपके मीनिंग भी याद होगा कि हाँ आप सबने डोज पढ़ा था, तो वो आपके ध्यान में होगा। दूसरा डेड बॉडी के लिए आपने यहीं पे एक शब्द दिख रहा है और फिर भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि कोर्स हमने पढ़ा है। उसके बाद फेल्ट मतलब महसूस करने के लिए रियलाइज्ड होगा। लेकिन ये तो आपके लिए इजी क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन अनसीन पैसेज जो आपका आता है, उन अनसीन पैसेज में ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, कहीं चूक हो जाती है आपसे। तो वो आपके जो भी वोकेबलरी सेक्शन है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा मजबूत करना है, कि कहीं पे भी किसी लेसन में आपके लिए नया मीनिंग आया, कहीं पे भी नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस, कहीं पे भी किसी सेंटेंस को पढ़ते हुए, किसी न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, उनमें कहीं पे भी आपको नया वर्ड लगे उसको आप नोट डाउन करो। ये होती है स्मार्ट स्टडी, कि इसको आप जैसे ही नोट डाउन करोगे, कभी भी बुक को रीओपन करके देखते हो तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी और फिर लंबे समय तक आपको वो चीज़ याद रहेगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी वो चीज़ें। तो इसलिए इस पर्पज से आप इस सब चीज़ों को आपके नोटबुक में है वो नोट डाउन करके रखना चाहिए। तो स्लीप लाइटली इन सब के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि स्लीप लाइटली का मतलब होता है डोज। दूसरा कॉप्स मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडी के समान। रियलाइज इसलिए फेल्ट वहाँ पे आपको दिया है, तो वो आपको पोएम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे भी देखेंगे पोएम में आपके लिए यहाँ पे है, देखो पहले के लिए डोज है, दूसरे के लिए कॉप्स है, तीसरे के लिए रियलाइज्ड है, आपके लिए पोएम में दिए हुए हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है उनकी तरफ, कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं नोटबुक में भी। तो क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक सॉल्व, जो भी सॉल्व क्वेश्चन है हल किए हुए हैं यहाँ पे, तो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील्स, कि किस प्रकार के दर्द की यहाँ पे कवित्री बात कर रही है जो वो फील करती है, महसूस करती है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसका आंसर। व्हेन द पोइट सीज, कि जब कवित्री देखती है द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, कि अपनी माता का पीला पड़ा हुआ और लाश के समान जब चेहरा वो देखती है, हर ओल्ड फैमिलियर पेन और एक रिटर्न्स, कि उसका जो फैमिलियर मतलब क्या होता है, पुराना जाना पहचाना हुआ, तो पुराना जाना पहचाना हुआ जो डर है और जो दर्द है वो वापस लौट के आ गया। परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद, कि शायद
सी हैज़ एंटरटेन दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, यानी यहाँ पे इंटरटेन शब्द दिया, अच्छा मीनिंग है। एंटरटेन मतलब वैसे मनोरंजन करना होता है, लेकिन यहाँ पे मनोरंजन नहीं है, यहाँ पे है इंटरटेन का मतलब सामना करना, फेस करना किसी चीज़ को। तो ये कह रही है कि परहैप्स शायद सी हैज़ एंटरटेन, कि उसने ये चीज़ इन सब का सामना किया है, दिस फियर इस डर का, सिंस हर चाइल्डहुड अपने बचपन से ही। तो अपने बचपन से इन सब चीज़ों का उसने मतलब क्या किया, सामना किया है, इस डर का सामना किया है। क्योंकि हम सभी को बचपन में डर रहता है कि हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं दूर न चले जाएं या फिर हम अपने माता पिता को खो ना दें। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, बहुत अच्छी लाइन है, पहले भी इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उम्र का बढ़ना, उम्र का निकलना एक नेचुरल सी प्रोसेस है, प्राकृतिक सी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, कि टाइम जो समय है वो सब का निकलता है, एजिंग बुढ़ापा सबको आता है, स्पेयर नन किसी को ये छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी को बुढ़ापा नहीं आया, कोई भी अमर रह गया, अजर अमर कोई नहीं है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोएटेस मदर, कि टाइम ने और बुढ़ापे ने कवियत्री की जो माता है उसको भी नहीं छोड़ा। एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल विथ दिस एजिंग सेपरेशन, कि इस जो एजिंग है, इस मतलब उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव में, उम्र के निकलते हुए इस पड़ाव में जो सेपरेशन, जुदाव या फिर अलगाव जो होता है, एंड डेथ बिकम इनविटेबल, तो इन सब के चलते जो डेथ मृत्यु है वो इनविटेबल मतलब क्या होता है भाई, जरूरी, अनिवार्य हो गई है। क्योंकि जब जुदाई हो जाती है और जुदाई सेपरेशन के बाद और बुढ़ापा जो होता है, इन बुढ़ापे के बाद जो भी मृत्यु है वो ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ इनवाइटेबल है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन सब का डर कवियत्री को हमेशा सताता रहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, की जवान पेड़ पौधों को दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। तो देखते हैं। द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, की कवियत्री है कोचिन एयरपोर्ट से ड्राइविंग कर रही थी। व्हेन शी लुक आउटसाइड, जब वह बाहर की तरफ देखती है, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, अच्छी लाइन यूज हुई है कि पास्ट देम, कि जो यंग ट्री हैं वो उनके पीछे, पास्ट में क्या होता है भूतकाल, भूतकाल के रूप में यूज होता है, यहाँ पे मतलब होगा पीछे। तो जो जवान पेड़ पौधे हैं वो उसके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विद द स्पीड ऑफ द कार, कि एकदम कार की स्पीड के साथ। कि जब हम जहाँ पे भी जर्नी करते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं आसपास में बगल में लगे हुए, जब हम गाड़ी में बैठे हैं, किसी ट्रेन में बैठे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ घूमते ऐसे दिखाई देते। खेतों में पेड़ पौधे लगे तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ घूम के आगे आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि जो भी हम जैसे किसी पहाड़ को, माउंटेन को देखते हैं या फिर किसी मतलब टीले को देखते हैं, तो वो भी ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये दिखाया कि विद द स्पीड ऑफ द कार, की कार की सेम स्पीड के साथ दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। द पोइट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट, अब यहाँ पे ये सब इसलिए लिया गया क्योंकि कवियत्री है वो प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहती है, कॉन्ट्रास्ट एक विरोधाभास, हर डजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, किन के मध्य, अपनी उस बूढ़ी माता के मध्य, उस बूढ़ी माता की जो स्लीपिंग डोज वाली चीज़ है, जो स्लीपिंग की उसके मध्य, और स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज उन जो पेड़ पौधे हैं उनको दौड़ाते हुए दिखाने के साथ साथ इनको क्या करती है, वो एक प्रेजेंट करती है, एक कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई हैज़ द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, कि जो इस प्रश्न में कहना चाहती है कि कविता में कवियत्री है वो इस इमेज को, इस चित्र को क्यों लेके आई है, कि कौन से चित्र को, कि मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, की खुश और प्रसन्नचित्त बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल के आ रहे हैं। द पोएट हैज़ ब्राउट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अब यहाँ से लिखना है टू प्रेजेंट, दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास, द मैरिड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, की जो भी प्रसन्न बच्चे हैं वो खुश बच्चे हैं अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी की या फिर एक हैप्पीनेस की जो इमेज है, एक चित्र है, वो प्रकट करने के साथ साथ, वो प्रकट करने के लिए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, और सहज ही जो लाइफ का निकलना है उसको दिखाने के लिए, दिस इमेज इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, और ये जो इमेज है वो एक मजबूत कठोर विरोधाभास में है, टू द डोजिंग ओल्ड मदर, कि अपनी माता का नींद में होना, बुढ़ी माता का नींद में होना, वुज एसन फेस लुक लाइफलेस, कि उसका जो भी जो एसन फेस है, जो राह कलर का या फिर जो एकदम मुरझाया जो चेहरा है, लुक्स प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, लाइफलेस निष्क्रिय, एंड पेल लाइक ए कॉप्स, एकदम पिल्ला किसके समान, एक लाश के समान, सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग, और वो एक चित्र है, एक प्रतिबिंब है किसका, एजिंग का, एक उम्र के निकलने का, डीके मतलब क्या होता है, क्षीण कमजोर होने का, एंड पैसिविटी,
द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेज इनहेंस द पोएटिक इफेक्ट। द कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास ऑफ द टू इमेज, की इन दोनों चित्रों के मध्य इनहेंस द पोएटिक इफेक्ट, एकदम सामने लेके आता है, एकदम सहज है, सही है। इनहेंस मतलब होता है बढ़ावा देना, एकदम सही रूप से दिखाना। द पोएटिक इफेक्ट, जो काव्य जो भी प्रभाव है या फिर जो काव्य प्रभाव है या फिर कविता का जो प्रभाव है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उसको एकदम अच्छे से प्रभावित करके दिखाता है। इसलिए वो चीज़ है मैरी चिल्ड्रन को यहाँ पे दिखाया है, किस प्रकार की घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, कि इन चीज़ के मध्य ये कॉन्ट्रास्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवियत्री की जो माता है, इनकी तुलना वो लेट विंटर के मून के समान क्यों की गई है। ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि जब भी आपके एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पे देखने को मिले बोर्ड के एग्जाम में। द पोइट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, की जो कवियत्री की माता है वो 66 साल की बूढ़ी है, ठीक है। हर श्रंकन एसन फेस रिजेंबल्स ए कोप, उसके श्रंकन में क्या होता है, सिकुड़े हुए, एसन फेस, उसका सिकुड़ा हुआ, झुर्रियाँ पड़ा हुआ, एकदम पिल्ला पड़ा हुआ राख के समान जो चेहरा है, रिजेंबल्स ए कॉप्स, एक लाश के समान दिखाई पड़ता है। सी हैज़ लॉस्ट हर साइन, वह अपनी चमक खो चुकी है, एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति भी खो चुकी है, ऑफ यूथ, एक जवानी की, और जवानी की शक्ति खो चुकी है, उसके साथ साथ वो चमक भी खो चुकी है। सिमिलरली, इसी के समान, द लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी, तो सेम इसी समान से जो लेट विंटर जो मून है, सर्दी का जो मून चंद्रमा है, वो हैजी, धुंधला दिखाई देता है, ऑब्स्क्यूर, अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। इट्स टू लैक्स साइन एंड स्ट्रेंथ, इसमें भी लैक्स कमी है, साइन मतलब चमक की, एंड स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्ति की कमी है, इसलिए वो क्या दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट, और जो कंपेरिजन है वो एकदम प्राकृतिक है, सही है, अच्छी है। द सिमिल यूज्ड हेयर इज एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी यूज की गई है एकदम एप्ट, सही है, सहजता से यूज की गई है, वेल एज इफेक्टिव, उतनी अच्छे प्रकार से जितना इसमें इफेक्ट है या फिर जितनी प्रभावी है, इसलिए यहाँ पे ये कंपैरिजन इस यहाँ पे की गई है। क्यों? क्योंकि उसकी माता की एज है वो 66 साल की हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, और उसकी जो श्रंकन जो फेस है वो दिखाई पड़ता है लाश के समान। उसने अपनी चमक खो दिया, चमक होने के साथ अपनी जवानी जो शक्ति है वो भी खो दी। सिमिलरली जो भी मून है वो भी मतलब रात को क्या पड़ता है, ठंड में एकदम हैजी मतलब धुंधला, और ऑब्स्क्यूर मतलब क्या होता है, एस्पर दिखाई पड़ता है। इसमें भी कमी है किसकी, चमक की और शक्ति की। और ये जो कंपैरिजन दोनों के मध्य की गई एकदम अच्छी से मतलब प्राकृतिक रूप से की गई है, जो शामिल है किस चीज़ के, मतलब एकदम एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, उसी प्रकार से एकदम उचित है जिस प्रकार से मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यहाँ पे अच्छे प्रकार से प्रभावी हुई है। एप्ट मतलब क्या होता है, उचित भी होता है, सही ढंग से यूज़ करना भी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ आपको बताई गई है, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन जहाँ पे पोएम की एक्सप्लेन की थी वो आपको समझ में आई होगी, और उसके बाद यहाँ पे जो भी हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई है वो भी अच्छे से समझ में आई होगी। आप सबके लिए मेहनत करके इस प्रकार की वीडियो बना के मतलब हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, और आपकी भी ड्यूटी है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो भी आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड कराई जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करना है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हर एक वीडियो को आप देखने से चूकें ना, मिस ना करें। इसीलिए आप जब अच्छे से कमेंट करते हो, वीडियो को जल्द से लाइक करते हो, और चैनल में सब्सक्राइब जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमारा उत्साह होता है, तो हर एक अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो इसी उम्मीद से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, लाइक मिले इस वीडियो में, तो आगे वाली क्लास में आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। तब तक आप इन हर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करके रखो, नोट डाउन करके रखो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो भी ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका भी डिस्कशन पीछे की वीडियो में कर चुका, और इंस्टाग्राम का भी आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जिक्र कर चुका हूँ। तो आपको सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।